वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाइए और आज हम लोग उस पेपर को कंफर्मेशन करेंगे। जो पेपर हमने कल 30 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, आज भी 30 ही करेंगे। इस तरीके से पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आपसे टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। यानी कि अभी 2 दिन हम ये पेपर और चलाएंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, हमारे साथ डिस्कशन कर पाएँ। और यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन पर भी हमारा लगातार जो है वो सर्चिंग चल रही है। उनको भी हम जल्दी से जल्दी लाएंगे। और कितने बेटर क्वेश्चंस हो सकते हैं और कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं पीजीटी एग्जाम्स के लिए, वो सभी अपलोड किए जाएंगे सितंबर में। तो इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज जिनके द्वारा आप पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी जो है वो तरीके निकाल करके आपको समझाए जाएंगे और बताए जाएंगे। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अब अप टू द मार्क होने जा रही है, क्योंकि यही 2-3 मंथ हैं आपके पास। इन्हीं 2-3 मंथ में अगर आप अपने आप को अपडेट कर लेते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। और नहीं कर पाए तो भी ये मान लीजिए फिर मुश्किल है कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएँ। कारण ये है कि अगर आपने अपने समय पर अपडेट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? सृष्टि श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हेलो। हैं? बोलिए। हेलो। हेलो। मैडम पहले अपना माइक लगाइए फिर बात करिए। चलिए, इनसे बात नहीं हो पा रही है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बात होगी तो क्या जानकारी चाह रही थी, मैसेज में भी लिख सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैसेज भी लिख सकती हैं मैडम। वेरी वेरी गुड इवनिंग सीमा। सृष्टि श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रही हैं, पता नहीं आवाज नहीं आ रही थी। अगर माइक अपना सही करके फिर बोलिए, माइक सही करके फिर बोलिए। सृष्टि चैप्टर वाइज तो अभी चल ही रहा था, बीच में रुका है। तो फिर मंडे से जो ये क्वेश्चंस पूरे हो जाएं फिर चैप्टर वाइज क्लास लगेगी। और चैप्टर वाइज क्लास तो वैसे भी मैंने ली है इससे पहले लगातार। अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो चैप्टर वाइज ही कराया, हर चैप्टर को डिस्कशन किया है। लेकिन जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री है या फिर आपका जीओसी है, इन पर भी अभी हमारा काम चलेगा। यानी कि मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2-1 दिन वेट कर लिए। अगर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो रही है तो फिर जो है अच्छा चलिए ठीक है। वो आप वेट कर लीजिए। और जो चैप्टर्स जो हैं अभी कंटिन्यू करने हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आप थोड़ा सा वेट करिए। ये पहले सीरीज जो चल रही 30 क्वेश्चन की, ये पूरी हो जाए। 100 क्वेश्चन है, हार्डली 3-4 दिन लगेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज ही स्टडी करेंगे। आप बेफिक्र रहिए बिल्कुल। ठीक है? लुबना बिहार स्टेट अभी जल्दी होने के चांस नहीं है। अब बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन जो है वो पेंडिंग हुआ है और उम्मीद है कि अभी जल्दी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। सृष्टि आपने जो लिखा है कि एमसीक्यूज अगर चैप्टर वाइज कराते हैं तो हम उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर वाइज भी करा देंगे। ठीक है? पहले चैप्टर पढ़ाएंगे फिर कराएंगे, आप टेंशन ना लें। बस मंडे से प्रोग्राम शुरू करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग 31 पर थे। एक पहले हम एक कंसोलिडेटेड करा लेते हैं क्वेश्चन 31। 31 क्वेश्चन पर क्या जवाब है आपका, बताइएगा। 31 क्वेश्चन क्या कहता है? जी बोले।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हैवी वाटर। हैवी वाटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बोल करके बताइए, समझ करके बताइए, देख करके आंसर देखिएगा और बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? थर्टी फर्स्ट का सी लिख रहे हैं, ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर डिटेल समझाने की भी बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हैवी वाटर। देखो, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हैज द मैक्सिमम डेंसिटी इज नोन एज हैवी वाटर। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज हैवियर देन वाटर, ये तो हैवियर होता ही नहीं, मतलब हैवियर की बात ही नहीं। वाटर से वजन में हैवी नहीं, वजन में थोड़ा हैवी होगा। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो वो सेम ही रहता है, लेकिन हाइड्रोजन का जो हैवियर आइसोटोप है वो कंडीशन हैवियर देन वाटर कैसे हो जाएगा? ये हैवियर देन वाटर से वजनी थोड़ा ना हो जाएगा, पानी तो वही रहता है, लेकिन हाइड्रोजन का भाई 1H2 का अगर आइसोटोप ले लोगे और 1H1 का ले लोगे, इसे हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसका जो वाटर होगा इसको हम लोग H2O बोलेंगे और इसको हम लोग D2O बोलेंगे। तो D2O कोई वजन में ज्यादा थोड़ा ना हो जाएगा। और अर्चिता सेन तो लिख रही 32 की जल्दीबाजी ना करिए, पहले 31 पर डिस्कशन कर लीजिए, इसलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये D2O हो गया। तो D2O जो है वो इसका हैवी आइसोटोप से बना हुआ है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यही आंसर हम लोगों का एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 32 पर चले आइए। 32 सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इथाइलिन, ये आप जानते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग जब कंप्लीट करते हैं तो आपको याद होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, साथ में इसमें हम लोग वाटर मिलाते हैं HOH और एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलाते हैं, है ना। इसमें एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 लेते हैं, इसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। प्रोडक्ट बनता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल तो यही पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप बहुत अच्छे ढंग से करिए और बहुत सारे एग्जाम्स में इसको देखा गया कि एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, 33 पे चले आइए, क्वेश्चन नंबर 33 जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। 33 का, सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर बट बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है। देखिए सोडियम सल्फेट जो है, ये अभी मैंने कल बताया भी था, Na2SO4 को अगर पानी में घोलोगे, ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट लगना चाहिए। और लैटिव किसी भी चीज के घोलने में ध्यान दीजिए, घोलना अगर किसी चीज का है, घुलना, आप याद रख लो कि घुलना अगर है तो फिर लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए? लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो घुलने में, अब घोलना किसे है? सोडियम सल्फेट, तो इसका मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, ठीक है, और इसकी लैटिस कम हो। और आपको बेरियम सल्फेट में लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाए और हाइड्रेशन कम हो जाए, ये दोनों कंसेप्ट लगा सकते हैं। और दोनों बातें दो स्टेटमेंट में दे रखी हैं कि द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2SO4 इज मोर देन इट्स लैटिस एनर्जी, और जबकि यहाँ दिया लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट ज्यादा होगी, तो भाई ये नहीं बोल पाएगा। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर जो है वो हमारा दोनों सही है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए। क्या मैं सही बता रहा हूं आपको? एक्सप्लेनेशन जो मिल रहा है, घुलने के लिए कंडीशन है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाए लैटिस से, ठीक है, और नहीं घुलेगा तो, अगर नहीं घुलना है, ठीक है, इनसॉल्युबल अगर है तो इनसॉल्युबल के लिए फिर आपको लैटिस ज्यादा हो जानी चाहिए
हाइड्रेशन एनर्जी से तभी कंडीशन पॉसिबल है, उससे पहले कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो जो लोग ऐप पर हैं वो लोग जवाब दें, क्या ये सही है? अब आप देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे आपको करा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट कितना अच्छा दे रहा हूं। इस पे थोड़ी मेहनत कर लीजिए, ठीक है? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34, क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। 34th क्वेश्चन क्या कहता है बताइएगा। 34th क्वेश्चन कह रहा है अटैकिंग और रिएक्टिव और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज इन नाइट्रेशन। ये क्वेश्चन जो है वो पीजीटीज में बहुत आता है। आपने 2021 वाले में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखा होगा, 2021 वाले में इसे देखा होगा, मिलता जुलता क्वेश्चन था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। और ये इससे पहले भी कई बार बिहार में भी आया था, झारखंड में भी था ये क्वेश्चन बिहार में भी था, और आप झारखंड वाला पेपर उठा करके देखिए, उसमें भी था, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है? तो फिर इसका जवाब होगा नाइट्रोनियम आयन, ठीक है? अब सृष्टि जवाब दे रही है, लेकिन अभी बता रही थी हमें आता नहीं। अटैकिंग और रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज or in the nitration of benzene with concentrated HNO3 next to SO4 the attack on the ring is made by, ठीक है? वो नाइट्रोबेंजीन बनता है, ये मान लीजिए मैंने बेंजीन ले लिया, बेंजीन ले लिया, और बेंजीन की रिएक्शन जब मैं HNO3 से कराता हूं, ये कंसंट्रेटेड HNO3 होना चाहिए और साथ में इसकी H2SO4 की प्रेजेंस होनी चाहिए। इस रिएक्शन को हम लोग नाइट्रेशन के नाम से जानते हैं और NO2 यहाँ बनता है। लेकिन ये NO2 बनता कैसे, ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए। HNO3 और H2SO4 दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद बन जाता है यहाँ से, अगर मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक HSO4 नेगेटिव आयन बनता है, साथ में ही एक वाटर निकलता है और एक बनता है NO2 पॉजिटिव आयन, NO2 पॉजिटिव आयन, नाइट्रोनियम आयन, और इसको दोबारा रिएक्शन करा दो तो ये हाइड्रोनियम आयन भी बना सकता है, पॉसिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए 35 पे। एयर एट द सी लेवल इज डेंस। सी लेवल पर हवा डेंस होती है। इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, किसका एप्लीकेशन है? तो आपको पता होना चाहिए कि 35th क्वेश्चन आखिरकार कहना क्या चाहता है। मतलब ये जान कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जो सी लेवल पर हवा जो है बहुत ज्यादा डेंस क्यों हो जाती है, लॉ कौन सा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये भी बात जानिए। सी लेवल पर जाएंगे तो गैस कंप्रेस हो जाती है, ठीक है? जब कंप्रेस हो जाती है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ये बात फिर बॉयल्स लॉ ही अप्लाई होगा। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फिर यहाँ पर हम लोग बॉयल्स लॉ को बेटर माने। क्यों? प्रीति, मनु, बाकी जो लोग हैं इस पर, ऐप पर कितने लोग हैं इस समय, है ना? जो लोग भी हैं वो लोग समझ रहे होंगे शायद, हाँ हूँ करिए तो समझ जाएंगे हम। 36 वाले क्वेश्चन का जवाब भी मुझे चाहिए। एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी आया था, अगर आपने पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए हैं तो फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है? चलिए बताइए, जवाब दीजिए। इट इज एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, अगर उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मॉलिक्यूल मान लो यहाँ है, ये मॉलिक्यूल यहाँ, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। जब है नहीं तो आप इन्हें मिलाओगे कैसे? जब ये मिलेंगे नहीं तो लिक्विड फॉर्म में आएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, यानी कि जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल होगा, तभी जो है वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगी।
अदरवाइज वो लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है अर्चिता सेन। बहुत दिन से आपसे लोगों से बात भी नहीं हुई। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट करिए, बिहार एस्टेट का क्वेश्चन है, बिहार एस्टेट का क्वेश्चन है, नोट करिए जिन लोगों ने एग्जाम दिया था। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी पूछा गया था, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया था। अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बने रहें, ये मैं उम्मीद करता हूं। नॉन लीनियर पूछा गया है, विच इज नॉन लीनियर, वहां लीनियर पूछा गया था, वहां लीनियर पूछा गया था, यहां नॉन लीनियर पूछ रहा है। 37 देखिए, आईसीएल आईसीएल2 की जो शेप होती है वो लीनियर होती है, लीनियर होती है। हाइब्रिडाइजेशन भी आप चेक कर सकते हो, एसपी आती है। I3 वाले में भी लीनियर शेप हो जाएगी, इसमें भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन आती है। एजाइड आयन में भी लीनियर होता है, तो ये तीन तो लीनियर हो गए। ClO2 नेगेटिव जो होता है, ClO2 नेगेटिव, ये कैसा होता है इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। ClO2, तो अब आप याद रखो ClO2 का स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही तो पता होगा, ये ClO2 का स्ट्रक्चर है, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर 1 2 3 और 4 5 6 7 यानी 2 लोन पेयर बचे हैं, और दोनों लोन पेयर यानी लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, दिस इज द रीजन, ये इसका एग्जैक्ट रीजन है। तो फिर ClO2 नेगेटिव ही सही आंसर होगा। ठीक है, 38 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहां होगी? देखिए, डाई इथाइल ईथर में तो हाइड्रोजन है ही नहीं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो इसमें तो संभावना ही नहीं है। ट्राई इथाइल एमीन में भी संभावना नहीं बची, कि देखो इसकी सब बैलेंसी आपने यहाँ C2H5 लगा दिया, यहाँ C2H5 लगा दिया, यहाँ C2H, तो अब इसमें भी हाइड्रोजन नहीं जो दूसरे से मिले। इथाइल क्लोराइड में भी नहीं, तो फिर आंसर हमारा इथेनॉल बचता है इसमें। चंद्र प्रकाश चौधरी जी, रजनी कुमारी, सृष्टि श्रीवास्तव, सभी लोग ध्यान दें, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आपका इथेनॉल बैठेगा। सही है ना? क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहे हैं? सृष्टि नहीं आ रहे हैं, अभी आपने लिखा था कि सर हम जो है केवल देख ले रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं आपको? मनु, भावना, क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं आप लोगों को? टफ तो इतने ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ या टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो इजी वे में आप करके ले जाएंगे क्वेश्चंस को। थर्टी नाइन पर आ जाइए। 39, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन H2O। अब अगर वाटर का मॉलिक्यूल आप बनाते हो, तो हम तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे बनाते हैं, एक बॉन्ड तो इधर बनाएगा, ये HOH, ठीक है, आगे फिर एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर, चार, मतलब टोटल 4 बॉन्ड बनने चाहिए, 4 बॉन्ड पूरे बनने चाहिए, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनने चाहिए। देखो, 1 2 3 और 4, ये 4 बॉन्ड बनने चाहिए। ठीक है, विच वन हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें होगा वही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा शो करेगा, तो इथेनॉल जो है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर देखो इथेनॉल, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बताया था, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बाकी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर D2O? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कहीं पर।
कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की पीडीएफ तो मैं देता ही हूं, क्वेश्चन की पीडीएफ तो आपको मिलती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको रिकॉल नहीं होते हैं जल्दी। उन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, उन क्वेश्चन को आपको एक कॉपी बना लीजिए और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टिपिकल लगता हो उसे खट से लिख लिया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर D2O? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O हाई, बिल्कुल सही बात है। D2O रिएक्ट स्लोली, बिल्कुल सही है। विस्कोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन इट इज मोर देन वाटर, बिल्कुल 100% की सॉल्युबिलिटी जो NaCl की है वो है ना, इसमें D2O में ज्यादा हो जाएगी और H2O के कंपेरिजन में। रीजन भी जान लीजिए कि अगर हम लोग D2O को देखते हैं, इसमें NaCl हमने डाला और इसके अंदर NaCl डाला, तो दोनों के अंदर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसके अंदर सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ जा रही है, इसके अंदर सॉल्युबिलिटी क्यों घट जा रही है। दिस इज द मेन रीजन। ऐसा आखिरकार हुआ क्यों, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो D2O होगा उस पे चार्ज ज्यादा होगा, पोलर करेक्टर जो है D2O पर बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। अब पोलर करेक्टर ज्यादा क्यों हो जा रहा है ये जानना भी एक जरूरी है। जैसे ये प्रोटियम है, इसमें हम प्रोटॉन अगर देखते हैं तो 1 आता है, ठीक है, और 1H2 में अगर हम यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना आता है, 0 आता है। जबकि हम इसमें देखेंगे तो प्रोटॉन इसमें भी 1 ही आएगा, न्यूट्रॉन 1 आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका जो है वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आपका 1 आ जाएगा। इनमें इनमें अब क्या होगा समझिएगा ध्यान से कि यहां पर चार्ज डेंसिटी तो दोनों में बराबर हो गई, और चार्ज डेंसिटी जब बराबर हो गई तो पोलर करेक्टर, तो इसका मतलब है वाटर में ज्यादा हुआ, वाटर में पोलर करेक्टर फिर ज्यादा हुआ। मैंने सेंटेंस को सही नहीं बोला, वाटर में पोलर करेक्टर, यहां पर वाटर का पोलराइजेशन ज्यादा यानी पोलर नेचर ज्यादा होगा, सॉरी पोलर नेचर वाटर का ज्यादा होगा, तो इसका मतलब NaCl पानी में अच्छे से घुलेगा। मैंने उल्टा सेंटेंस देख लिया, पानी में अच्छे से घुलेगा, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर से पता लग रहा है ना कि यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है एक बैलेंसिंग कर रहे हैं, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो फिर पोलर करेक्टर इसका मतलब जो है वो वाटर में जो होगा ये मोर पोलर हो जाएगा और ये लेस पोलर हो जाएगा। इट मींस सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, फिर बिल्कुल सही, ये रॉन्ग हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, और शायद मनु भी यही लिख रहे हैं, बिल्कुल मनु सही, आप सही लिख रहे हैं, पोलराइज्ड मोर सॉल्युबल, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का अगर नंबर से देखोगे तो वाटर की पोलराइजेशन पावर जो है वो D2O की पोलराइजेशन पावर से जो है वो ज्यादा आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट, यू आर 100% राइट। ठीक, 42 पे आ जाइए, 42 पर आ जाइए। द स्टेटमेंट the mass of gas dissolved in a given mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent is। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व। देखिए क्या हुआ कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ने के बाद 1 सेकंड के अंदर दिमाग से स्लिप हो गया कि मुझे आंसर क्या देना। जब हमने हाइड्रोजन, देखिएगा ध्यान से, जब हमने दोनों के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किए तब दिमाग ने हमारा क्लिक किया कि वाटर ज्यादा पोलराइज होगा। तो एट रैंडमली ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना कि ये मिस्टेक ना होने पाए, ये मिस्टेक न होने पाए, क्योंकि कभी कभी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन माइंड को डाइवर्ट कर देता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व्ड इन ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। तो ये तो हेनरी का लॉ है क्या, ये क्या हेनरी का लॉ है कि अमाउंट ऑफ द गैस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। तो M इज इक्वल टू KH इंटू P, क्या यही है हेनरी का लॉ?
क्या हेनरी का लॉ यही है? क्या यही है हेनरी का लॉ? तो थर्ड वाला सही कर दूं मैं? थर्ड वाला क्वेश्चन मैं सही कर दूं? चलिए 43 पर आ जाइए। व्हाट इज द आंसर ऑफ 43rd क्वेश्चन? फोर्टी थर्ड वाले का जवाब क्या आएगा? विच इज द करेक्ट अबाउट द हेनरीज लॉ? 43rd वाले का डी भी बता रहे हैं कुछ लोग। 43rd 43rd वाले का डी भी बता रहे हैं कुछ लोग। देख लेते हैं विच इज करेक्ट अबाउट द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से जुड़ी हुई चीज क्या करेक्ट है? द गैस इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस। तो ये तो मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है। हेनरी लॉ में आइडियल गैस की तो बात ही नहीं कही कि द गैस इज इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस। ये कैसे सही हो जाएगा? ये तो पॉइंट सही होने के चांस है नहीं। अगर आप डी जवाब दे रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव में जो है वो करेक्ट सभी क्या है? सभी करेक्ट कैसे हो जाएंगे 43rd वाले मनु? द गैस इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस, आइडियल की तरह कैसे हो जाएगी? बोलिए। देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द गैस एंड लिक्विड, यानी कि जब हम लोग गैस को डिसॉल्व करते हैं तो फिर वो केमिकली रिएक्शन नहीं होता। ये स्टेटमेंट तो ठीक है। द प्रेशर अप्लाइड शुड बी हाई, प्रेशर हाई होना चाहिए, बात भी ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको ये बात, ये दोनों सेकंड और थर्ड दोनों पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट तो ठीक है। द प्रेशर अप्लाइड शुड बी हाई, ये तो दोनों सेंटेंस ठीक है। प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। हेनरी लॉ की यही तो कंडीशन है कि प्रेशर ज्यादा हो और टेम्परेचर कम हो, यानी प्रेशर होना चाहिए, लेकिन शुड बी हाई लिखा है, कंडीशन बना दी है यहां पर। यहाँ कंडीशन बना दी है, हाई होना चाहिए लेकिन वेरी हाई नहीं होना चाहिए, वेरी हाई नहीं होना चाहिए। तो फिर ऑल देखो, मनु ने लिखा है कि सर गैस नॉन आइडियल नहीं होनी। आइडियल गैस अगर आपके सामने है तो फिर ये मान के चलिए कि वो आइडियल गैस क्या कोई गैस ही नहीं होती है। तो द गैस इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड शुड बिहेव, तो आइडियल जैसा कैसे बिहेव करेगी? ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो मेरे हिसाब से तो फिर जवाब बी ही होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल इंटरेक्शन। यही एक स्टेटमेंट सही जा रहा है। बाकी ये 100% ये दोनों सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है मेरे हिसाब से। बाकी आप चेक कर लीजिए। बहुत ज्यादा अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए। वैसे तो सॉल्युबिलिटी आपको पता ही है कि भाई प्रेशर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और लिक्विड बनेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन बहुत हाई कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए शुड भी हाई कंडीशनल बन गया है, तो शुड वर्ड गड़बड़ा रहा है यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। बाकी आप, हाँ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि ऑन अप्लाइंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, लेकिन ये कंडीशन नहीं है, प्रेशर हाई होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो फिलहाल इस पर कंफ्यूजन, अगर आपको डाउट लग रहा है, ये दोनों सेंटेंस अगर आपको कंफ्यूज करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इस पर करेक्शन ले लीजिएगा, आप परेशान ना होइएगा। अगर आप आइडियल वाली कंडीशन को मानते हैं, एक बार इसे चेक भी कर लेना, 43rd को चेक कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाइए जी। 44
The pH of blood does not appreciably change by a small addition of an acid or base because, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. The pH of blood does not appreciably change by a small addition of an acid or base because blood is a buffer solution. बफर सॉल्यूशन. ब्लड हमारा क्या है? ब्लड हमारा एक बफर सॉल्यूशन है. ब्लड हमारा एक बफर सॉल्यूशन है. तो कौन सा सही होगा इसमें? 44 वाले में कौन सा सही आ जाएगा? ए. चलो ठीक, ए मान लिया, बिल्कुल सही. सही है, ठीक है. 45वें क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन नंबर 45 पर आइए. क्वेश्चन नंबर 45 पर आइए. pH of a 0.01, 11 ही आएगी. ठीक. सीमा. pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन हुज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, यानी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मान लीजिए 6.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कैलकुलेट करिए. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 6.2 इंटू 10⁻⁹. तो ये हो गया आपका 9 लॉग 10 हो गया, प्लस का वो माइनस का लॉग, माइनस का लॉग 6.2 हो गया. दोबारा लिखे देता हूं, साफ साफ लिख देता हूं. पहले माइनस का लिख दूं, माइनस लॉग 6.2 और प्लस का 9 लॉग 10 हो गया. तो ये बचा हमारे पास 9 प्लस का है, माइनस का लॉग 6.2. 62 की बात बता दीजिए, फटाक से कैलकुलेट करके बताइएगा, जल्दीबाजी ना करिएगा. लॉग 6.2 की वैल्यू कितनी आ रही, घटा दीजिए 9 में से, अपने आप आंसर आ जाएगा. मोबाइल से चेक कर लीजिए लॉग 6.2 कितना आ रहा है. अभी मैं चेक कर दे रहा हूं. लॉग 6.2 0.79 आ रहा है. 9 माइनस 0.792 आ रहा है. तो घटा दीजिए, तो ये आपका 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. चेक करिए, घटाइए. 9.00, बिल्कुल बच्चों की तरह बता दे रहा हूँ. 792, 10 में से 8, यहाँ 9 में से 0, यहाँ आपका 9 में से 2, यहाँ 8 हो गया है ना. तो 8.20 आ रहा है. 8.208 ये आ रहा है आंसर. 8.208 आ रहा है. तो यही माना जाएगा ना, यही माना जाएगा. ठीक है. देखिए, हम लोगों के पास समय है और समय का सदुपयोग करें, प्रॉपर तरीके से करें. जल्दीबाजी और आप इरिटेट ना हो और इरिटेट करें भी ना, है ना. हम प्रॉपर वे में चैप्टर भी पढ़ाएंगे. जरा माहौल बन जाने दो, लोगों को आ जाने दो ऐप पर. जो लाइव सेशन में जो लोग रहते हैं, ये कंटिन्यूटी बना लें. इनके जहन में ये बात आ जाए कि नहीं, क्लास अब कंटिन्यू होगी तो हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा.
तो आप इरिटेट ना करें, ना हो और ना पैनिक हो, किसी भी तरीके से अपने आप को टेंशन ना लें। ऐसा नहीं कि एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा, ये संभावना नहीं है। पता लगा अभी आप कल को पूछने बोले सर एग्जाम तो अप्रैल में होगा, हम क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप तैयारी करिए, डटे रहिए, बेभाव। चैप्टर बढ़ा दिए, कुछ चैप्टर रह गए वो मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा भी नहीं नहीं पढ़ाए हूं मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर आइए। 48, which of the following pairs has heat of neutralization equal to 13.7? तो 13.7 कैसे निकाली जाए, ये तो बड़ा एक समस्या है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये मैक्सिमम है, ज्यादा है ना, मैक्सिमम है, हाई है। तो हाई कैसे आएगी? हाई अगर मैं देखता हूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये वीक एसिड है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वीक बेस है, यहां भी पॉसिबल नहीं है। वीक एसिड वीक बेस, तो इसका मतलब सेकंड वाले को देखूं मैं, यानी कि 48 वाले का सेकंड बोथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो 48 वाले का जवाब में स्ट्रॉन्ग एसिड ये है और स्ट्रॉन्ग बेस ये है। तो यहाँ पर मोर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगी, मोर हीट निकलेगी। सही बात है या नहीं? दिस इज राइट और रॉन्ग, बताइए। दिस इज राइट और रॉन्ग? नहीं बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर आइए। इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इतना, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इतना किलोग्राम इफ CO2 इज। तो देखो C+O2 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, C+O2 यहाँ पर लिखता हूँ, तो फिर प्रोडक्ट हमारा बन जाना चाहिए CO2। ठीक, अब यहाँ इसका होता है 44 ग्राम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 44 ग्राम अगर पास में CO2 है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है 393। अगर 1 ग्राम होगा तो 393 डिवाइडेड बाई 44 हो जाएगा। और अगर 0.156 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.156 से। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? और ये केजी है और ये किलो जूल है, तो ठीक है 0.156 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। असीमा आपने लिखा है सर इसी सेट में नेफ्थलीन वाले क्वेश्चन का आंसर 2 होना चाहिए। तो नेफ्थलीन वाला कौन सा है, अभी आएगा तो देखेंगे। नेफ्थलीन वाला कौन सा है? ग्राम में चेंज करके रखिए मनु, तो 156 रख दीजिए। हाँ 44 ग्राम है तो 156 कर लीजिए, ठीक है करिए। यहाँ पर 44 ग्राम है तो इसे 156 कर लीजिए। आंसर मैं कैलकुलेटर से निकाले दे रहा हूं, कितना आ रहा है अभी। ये आएगा आपका 393 मल्टीप्लाइड बाई 156 डिवाइडेड बाई 44, 1393 आ रहा है। तो 1393 कोई है नहीं, तो ए के आसपास ही आंसर आएगा। फिर ये ए के आसपास ही आएगा। ए आ रहा है।
ए ही आ रहा है, लगभग ए के आसपास आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ें। चलो इसी सेट में ये बता रही हैं आंसर, वो देखेंगे बाद में। 50 पे बताइए, 50 बताइए। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज ट्रू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा सेंटेंस एकदम एक्यूरेट है? एक्सोथर्मिक में डेल्टा एस सराउंडिंग 0 से ज्यादा आती है तभी हीट रिलीज होगी। तो इसका मतलब जवाब थर्ड आएगा। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन सराउंडिंग की हीट ज्यादा होगी क्या? कुछ लोगों ने ये बताया है सिस्टम की हीट ज्यादा होगी, कुछ ने सराउंडिंग की हीट, कुछ टोटल बता रहे हैं। बताइए, सोच करके बताइए भाई। अगर हमने एक्सोथर्मिक लिया, मान लीजिए एक्सोथर्मिक लिया हमने, तो एक्सोथर्मिक तभी पॉसिबल है, ये मान लीजिए हमारे पास सिस्टम है और सिस्टम में क्या होना है कि हीट रिलीज करे, और सिस्टम हीट रिलीज तभी करेगा कि जब सिस्टम के पास में हीट ज्यादा हो। लेकिन यहां तो बात एंट्रोपी की चल रही ना, ये बात एंट्रोपी की है। डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी से है, तो आप हीट से बिल्कुल नहीं जोड़िए। तो एंट्रोपी जब सराउंडिंग की ज्यादा हो जाएगी तो उसको मैनेज करने का मतलब है उसकी सराउंडिंग की हीट कम हो जाएगी, और सराउंडिंग की एंट्रोपी जब ज्यादा हुई तो हीट कम हुई ना, तो इसका मतलब हीट सराउंडिंग की तरफ जाएगी, तो एंट्रोपी ज्यादा आएगी तभी पॉसिबल है। तो बी आंसर आ जाएगा। फिर समझिए मेरी बात को, ये एंट्रोपी है। तो सिस्टम से सराउंडिंग, मतलब अगर सिस्टम पे हीट ज्यादा है तो सराउंडिंग में जाएगी, तो इसका मतलब है सराउंडिंग में जाने का मतलब है कि एंट्रोपी सराउंडिंग की ज्यादा हो तभी पॉसिबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो। तो इसका मतलब सेकंड वाला ही सही आना चाहिए। मनु लिख रहे हैं कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, तो मैं भी बता रहा हूं मनु, इस सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। ये मेरा डायग्राम भी आपको रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा कि यहां से जाने वाली है हीट कहां, सराउंडिंग की तरफ। ये तो मैं भी बता रहा हूं। लेकिन आप ये जानते होंगे कि एक आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, सिस्टम सराउंडिंग इनकी एंट्रोपी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में सराउंडिंग की एंट्रोपी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू 0, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है। फिलहाल एक बार आप बुक से भी चेक कर लीजिएगा, है। चलो खैर कोई बात नहीं। 51 पे आइए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? कोई बात नहीं मनु, आप चेक कर लीजिएगा इसे, फिर देखिएगा, डिस्कशन कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट लगे तो तुरंत ग्रुप में डिस्कशन कर लिया करिए, बहुत सारे लोग हैं, विद्वान साथी हैं, बताएंगे आपको। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन? तो एक्चुअल में एक मोल में कितना है? मैग्नीशियम के एक मोल में अगर हम लेते हैं तो इसमें 4 दूनी 8, यानी कि ये 8 ऑक्सीजन है। 8 इंटू 16, तो 16 कितना होता है? 118 आता है ना, 118 मिला। 118 तो ही आएगा। ये इसकी मल्टीप्लाई करके देखो यार कितना आएगा। 128 आ रहा है, 128। और 128 अगर आपने लिया तो 128 का मतलब है, सॉरी पेन दब गया,
128 का मतलब हुआ 1 मोल में है इतना, तो 0.25 में 1/4 कर दिए, 128 डिवाइडेड बाई 4 कर दूं, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। मतलब मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी तो आ ही जाएगा, पॉइंट लगाने की बात अलग है। 51, तो 51 का जवाब इस हिसाब से तो हो रहा है 1/8 आएगा। लुबना 1/8 लिख रही हैं, चेक कर लेता हूं। लुबना 1/8 लिख रही हैं। 8, चलिए 8 छंग 48 हो गया, 8 एक कम 8 और 4 12, 128। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, अच्छा वो हो मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन, तो 1 मोल में 8 है, 8 मोल है, हाँ ठीक है। तो 8 मोल में अगर ले लें तो 1 आ जाएगा, और इसका मतलब है कि 1/8 कर दें। 1 मोल में लें तो 1/8 और 0.25 में लें तो सही है। लुबना यू आर राइट, सही कह रही हैं आप। तो ये आपका आ जाएगा डेसिमल में आंसर। आंसर कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। अर्चिता सेन ने बी बताया है। चलिए ठीक, सही कह रही हैं। यानी ग्राम राम करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट मोल से ही निकाल दीजिए। वेरी गुड। 52 पे आइए। 52 ये क्वेश्चन आया था, कब आया था मुझे याद है, इसी तरीके का क्वेश्चन पीजीटीज में आ चुका है। इसी तरीके का क्वेश्चन पीजीटीज में आ चुका है। जी बताइए आंसर 52 वाला। बोलिए 52 वाला फटाफट बोलिए, समय ज्यादा कंज्यूम ना करिए। फिफ्टी टू का थर्ड आ रहा है। 52 का थर्ड आ रहा है क्या? अर्चिता सेन ने थर्ड लगाया है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली, बी ही आएगा मुझे लग रहा है। 52 का बी ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल इन सभी की काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखते हैं तो मास के रेसिप्रोकल यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो काइनेटिक एनर्जीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास हो जाता है। ठीक है। और अब क्या कह रहा है कि ईच मूविंग विद द सेम वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो रिवर्स हो जाना चाहिए। जब रिवर्स हो जाएगा तो ई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी प्रोटॉन के कंपैरिजन में, प्रोटॉन की ज़्यादा हो जाएगी अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में। तो फिर जवाब क्या फोर्थ आएगा? जवाब क्या फोर्थ आएगा? ये वाला देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। प्रोटॉन का मास उससे थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ी सी कम हो जाएगी, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, बढ़ें आगे। जवाब दीजिए। जवाब नहीं दे रहे हैं, थक गए हैं लग रहा है। चलिए, कुछ लोग थक भी गए हैं। 53 पे आ जाइए। 53, द सेट ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो यहाँ पर 4 हो गया, 0 0 और हाफ हो गया, यानी पहला वाला हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। चलिए, अब आप लोग भी थक गए तो फिर हमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। ये देख रहे हैं कि अधिकतर लोग लाइव रहना नहीं चाहते हैं। यही जो होता है वो टीचर को डिमोटिवेट कर देता है। लाइव देख रहे हैं, लाइव थे, चले गए, अपने आराम करे, सो गए। अनुज सर अपना खुद ही पढ़ाएंगे, कोर्स तो ले ही लिया है।
atom A possesses the higher value of the packing fraction than atom B. The relative stability of A and B. हाई वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होगा 54 वाले में, यानी कि जो लो वैल्यू का पहले पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो लो पैकिंग किसकी है? बी की है, तो बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, बी इज मोर स्टेबल होगा। याद रखिए, एटम विद हैज लोअर वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन मोर स्टेबल। तो यहां पर लो पैकिंग फ्रैक्शन लिख लो, पैकिंग फ्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी लिख लो, तो आप कहीं पर लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 55 पे आ जाइए। अल्फा बीटा आपको निकालना आता ही है। अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, निकालना ही पड़ेगा, 92 यूरेनियम 238 है, इसमें तो निकालना पड़ेगा तब काम चलेगा। 8 अल्फा निकाल दीजिए इसमें से, 92 यूरेनियम 238 में से 8 अल्फा निकाल दीजिए। जैसे ही 8 अल्फा निकलेंगे तो नीचे कमी आ जाएगी 8 दूनी 16 की। 16 का मतलब हुआ, इसमें से 16 घटा दीजिए, 12 में से 6 गए 6 बचा, और यहाँ 2, तो 76 76 बचा। ऊपर 4 8 32 32 घटा दीजिए, तो ऊपर हो जाएंगे 32 घटे 6 बचे, तो 206 बना। बीटा 6 निकालना है, फिर बीटा 6 निकाल दीजिए, तो ये 6 बढ़ जाएगा। जब ये 6 बढ़ जाएगा तो 82 हो जाएगा, और 82 के बाद जो भी बनेगा एलिमेंट वो ऊपर कोई चेंज होता नहीं, तो 82206 आना चाहिए, 82206। तो इसमें कह रहा है कि प्रोटॉन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, अब इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन तो हो गए आपके 82, प्रोटॉन आपके 82 हो गए, न्यूट्रॉन जो है वो कितने हो गए, 206 में से 82 घटा दीजिए, तो इसका मतलब ये आ जाएंगे 6 में से, ये आपका 16 में से 2 गए, तो 6 में से 4 गए, 2 4 बचा, 124 आ गया। तो ये 124 आ गया, इनका रेशियो निकालो। अब 124 अपॉन 82 कर दो, तो लगभग रेशियो कितना आ जाना चाहिए, 2 से काट दो इसे, 41, और यहाँ पर आ गया आपका 62 आ गया। तो ये कोई है, ये है, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी वाला। चलिए 4 क्वेश्चन और कर लीजिए, क्योंकि आप लोग थक गए हैं, मन आपका नहीं करता है पढ़ने का। चलिए, बहुत सारे लोग लाते भी लाइव नहीं है, मैं सोच रहा हूँ जिस बैचेस के जो लोग लाइव में नहीं है उनमें से उनको मैं रिमूव कर दूं, ज्यादा बेटर है। लाइव मास्टर बैच कुछ लोगों ने ले रखा है, लाइव मास्टर बैच में भी वाले लोग भी आते नहीं है। चलिए 56, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव पॉल्यूटेंट ऑफ द सॉइल में बी, सबसे खतरनाक कौन है बताइए? प्लास्टिक है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड अबंडेंटली इन नेचर, सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है? 57 का देखिए, 57 का ग्लूकोज, सेलुलोज पेड़ तो ज्यादा ही है ना, बहुत ज्यादा पेड़ है। ऑर्लॉन हैज ए यूनिट ऑफ, ऑर्लॉन चेक करके बताइए, ऑर्लॉन ऑर्लॉन में ग्लाइकोल नहीं है, आइसोप्रीन नहीं है, इन दो में से एक है, इन दो में से एक है, बताइए। CH2CN, इस कंपाउंड हो जाएगा विनाइल साइनाइड, है ना, विनाइल साइनाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये हुआ विनाइल, तो इसी का बन जाएगा पॉलीमर, ठीक है, तो यही आ जाएगा। द रिएक्शन बिटवीन अ प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म, तो ये आपकी कार्बेल एमीन रिएक्शन है क्या?
क्या कार्बेलेमिन रिएक्शन है ये? पामिटिक एसिड तो बड़ा फेमस एसिड है, पाम ऑयल से मिलता है, पामिटिक एसिड यही होगा ना, यही होगा पामिटिक एसिड। ठीक, बाकी क्वेश्चन 61 से करा देंगे। अब आप लोग मूड बनाइए, पहले तो मूड आप लोगों का बनता नहीं है, मुझे लगता है, देख रहे हैं कि लाइव नहीं रहना चाहते हैं लोग, अकेले क्वेश्चन करते हुए मजा नहीं आता, लाइव नहीं रहना चाहते हैं। चलिए अब ठीक है, पीडीएफ में दूंगा आपको, पहले इसके क्वेश्चंस करा देता हूं, फिर पीडीएफ देता हूं। नेफ्थलीन का क्वेश्चन 20 के पहले हो चुका है, चलो देखता हूं, नेफ्थलीन वाला क्वेश्चन देख लूं जरा इनका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेफ्थलीन वाला, बताइए यार देख करके। नेफ्थलीन वाला क्वेश्चन कौन सा है? हमें तो नहीं दिख रहा है नेफ्थलीन का, सीमा बताइए कौन सा है नेफ्थलीन का क्वेश्चन। पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है या आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। इसमें नेफ्थलीन का क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है मुझे। देखिए शुरुआत से दिखा रहा हूं, चेक करिए। चेक करिए। ठीक है, कल देख करके व्हाट्सएप करिएगा, हम देखेंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।